नमस्कार मित्रों। उत्तर प्रदेश हो या देश, राजनीति के गलियारों में आजकल सिर्फ एक ही चर्चा है और वो चर्चा ये है कि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। लंबे समय से जेपी नड्डा के पास ये कार्यभार है, लेकिन ये कार्यभार है, नड्डा जी का समय, आधिकारिक समय पहले ही पूरा हो चुका है। हालात ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी अपने अनुशासन के लिए, अपने नियमों के लिए जानी जाती रही है, उस भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन अपने समय से काफी पीछे चल रहा है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन लंबे समय से लंबित है और ये बीजेपी जैसी पार्टी के लिए एक बड़ी बात है। लेकिन आखिर मसला क्या है? क्यों इतनी चर्चा, क्यों इतनी देरी? आखिर चल क्या रहा है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के नए मुखिया का नाम तय नहीं हो पा रहा? याद करना होगा कि ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो जनसंघ के खत्म होने के बाद बनी, लेकिन जिस जनसंघ को संघ ने उत्पन्न किया था उसी ने भारतीय जनता पार्टी को भी बनाया। यानी कि संघ खुद को एक सांस्कृतिक मंच कहता है और उसका राजनीतिक मंच भारतीय जनता पार्टी। तो हमेशा से एक व्यवस्था रही, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष ये माना जाता रहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इच्छा से बनता है, उसके निर्देशों पर बनता है। और एक लंबी परंपरा रही जब संघ के कार्यकर्ता रह चुके लोग भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने, खांटी संघी लोग थे। दूसरा, संगठन मंत्री का जो पद है वह भी संघ से आता है। संघ का कोई प्रमुख कार्यकर्ता होता है जिसको संगठन मंत्री की कमान दी जाती है, वो भूमिका दी जाती है, या संघ की भाषा में कहें तो वो दायित्व दिया जाता है। ऐसे में दिक्कत क्या है? जब भाजपा भी संघ की राजनीतिक विंग है, जब संघ की परंपरा रही है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की, तय करने की, घोषित करने की, उसके बाद ये कौन सी वजह है, ये क्या जद्दोजहद है कि इस एक पद के लिए नाम आने में इतना वक्त लग रहा है? इस बात को समझने के लिए हमें करीब 11 साल पीछे चलना पड़ेगा। 11 साल पहले भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा परिवर्तन आया था। भारतीय जनता पार्टी क्यों, देश का परिवर्तन था। जब नरेंद्र मोदी नाम का एक व्यक्ति अचानक राजनीतिक क्षितिज पर चमका, गुजरात के मुख्यमंत्री थे वो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडरशिप में काफी पीछे थे। लेकिन फिर एक स्थिति बनी और पार्टी ने अपने गोवा अधिवेशन में अगले चुनाव के लिए, यानी 2014 के चुनाव के लिए, नरेंद्र मोदी को अपना चेहरा बनाया। चौंकाने वाली बात थी क्योंकि उनसे पहले बहुत सारे ऐसे लोग थे जो चाहते थे, दावेदार थे। नितिन गडकरी का नाम था, राजनाथ सिंह का नाम था, ये कद्दावर नेता थे, मुरली मनोहर जोशी का नाम था। लेकिन अचानक नरेंद्र मोदी का क्षितिज पर उदय हुआ और वो एक प्रचंड बहुमत के साथ देश के प्रधानमंत्री बने। भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में कभी इतनी सफलता उसको नहीं मिली थी। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे बड़े नेताओं के नाम होने के बावजूद जितनी सीटें लेकर नरेंद्र मोदी आए, वो भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में अद्वितीय था। और वहां से जैसे जैसे समय बीता, वैसे वैसे भाजपा के भीतर, भाजपा और संघ के भीतर परिवर्तन होने शुरू हो गए। भारतीय जनता पार्टी जो एक मजबूत संगठन के लिए जानी जाती रही, जिसमें पार्टी कार्यकर्ता सर्वोच्च था,
अभी भी कहते हैं कि वो सर्वोच्च है। तो नरेंद्र मोदी हमेशा ये बात कहते हैं कि पार्टी कार्यकर्ताओं से है, लेकिन कार्यकर्ताओं पर नियंत्रण किसका है? और भारतीय जनता पार्टी को आप करीब से देखिए, गौर से देखिए, पिछले 11 साल के परिवर्तनों को देखिए, तो आप पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बदल के नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भारतीय जनता पार्टी, यानी कि अटल और आडवाणी की पार्टी बहुत पीछे छूट गई। अब बीजेपी में जो कुछ होना है वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मर्जी से ही होना है। एक एक करके सारे वरिष्ठ नेताओं को मार्गदर्शक मंडल बनाकर डाल दिया गया और नई पौध जो आई, नए चेहरे जो आए, वो वही थे जिनको मोदी और शाह की जोड़ी चाहती थी। खैर, इस बीच में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को पहली बार एक ऐसी सत्ता मिली थी जो निर्विवाद थी, अनचैलेंज्ड थी, यहां तक कि विपक्ष का नामो निशान नहीं था। और संघ को भी बहुत अवसर मिले। सरकारी मीडिया यानी दूरदर्शन पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख का लंबा भाषण, ढेर सारे आयोजन, ऐसा लगा जैसे संघ प्रमुख भारत के किसी संवैधानिक पद पर ना होते हुए भी वैसे ही महत्वपूर्ण है जैसा कि किसी संवैधानिक पद पर होने वाला व्यक्ति होता है। लेकिन फिर आया 2019 और 2019 में 2014 की सफलता से ज्यादा सफलता नरेंद्र मोदी को मिली। इस बीच में राज्य दर राज्य उनकी झोली में आते जा रहे थे और नरेंद्र मोदी की ताकत बढ़ती जा रही थी। 2019 में चुनाव के ठीक पहले पुलवामा में जो घटना घटी, उसने देश में एक लहर चलाई और उस लहर के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने 300 के पार का आंकड़ा जब आया तो और भी बहुत कुछ बदला। लोगों का यह कहना है, यानी कि जानकार लोगों का यह कहना है कि संघ एक वक्त ऐसा भी आया जब संघ थोड़ा पीछे ढकेल दिया गया, उसका वो प्रभाव नहीं रह गया जो पहले हुआ करता था, और बची खुची खसर जेपी नड्डा साहब के एक बयान ने पूरी कर दी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी अब बहुत मजबूत हो चुकी है और उसको संघ की जरूरत नहीं। हालांकि इस बयान के बाद जब हंगामा मचा तो स्पष्टीकरण आया, जैसा हर बयान के बाद आता है, और ये कहा गया कि नहीं, मंशा ये नहीं थी, मंशा कुछ और थी। लेकिन बात तो बात होती है, राजनीति में बात की बात का बहुत फर्क पड़ता है। संघ के भीतर एक धड़ा चिंतित हुआ और उसके बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयानों की श्रृंखला ऐसी बनी जो कई दफा ऐसा लगा कि भाजपा के नेतृत्व को कोई संदेश दिया जा रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति की तरफ आगे बढ़ रही थी, उस वक्त मोहन भागवत कह रहे थे कि इस देश में हिंदू मुसलमान एक साथ रहेंगे और ये बेकार की बात है अगर हम इसमें फर्क डालना कोई कोशिश करता है। और इस तरह के बहुत सारे बयान आए। नरेंद्र मोदी एक ऐसी पर्सनालिटी है जो कभी पिछले 22 सालों में किसी के दबाव में नहीं है। ऐसे में ये कैसे संभव था कि वो मोहन भागवत या संघ के दबाव में आ जाए? मोदी के साथ उनकी फॉलोइंग है, देश में एक बड़ी संख्या में लोग हैं जो नरेंद्र मोदी को, ये कहिए अतिरेक नहीं है कि वो ईश्वर का अवतार भी मान लेते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नरेंद्र मोदी को इस देश का भाग्य विधाता मानते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो तमाम आर्थिक असफलताओं के बावजूद नरेंद्र मोदी पर विश्वास करते हैं। तो आखिर ऐसा कोई व्यक्ति किसी से दबे भी क्यों दबे? जब संघ को इस चीज का अंदाजा होना शुरू हुआ, जब भारतीय जनता पार्टी पर संघ की पकड़ कम होनी शुरू हुई, तो चिंता होनी स्वाभाविक थी।
और उस चिंता का नतीजा था कि संघ ने भी, यानी कि झंडे वाला नहीं, नागपुर नागपुर के संघ मुख्यालय में ऐसी चिंतन बैठकों का सिलसिला जारी होने लगा जहां पर यह चिंता की जाती थी कि पार्टी अब उसके नियंत्रण में कैसे आए। और उसके बाद एक माहौल बनना शुरू हुआ, एक दबाव बनना शुरू हुआ, और वो दबाव बना कि अब जल्दी से जल्दी भारतीय जनता पार्टी का मुखिया तय कर दिया जाए, एडहॉक की व्यवस्था नहीं चलेगी। और उसके बाद तमाम तरीके के लोग सक्रिय हो गए, कई नाम आए। संजय जोशी सबसे चौंकाने वाला नाम था। संजय जोशी भारतीय राजनीति में इस तरह से जाने जाते हैं, आरएसएस के बहुत पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, बड़े प्रभावी रहे हैं, वो भी गुजरात से ही आते हैं। और जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उसी दौरान संजय जोशी का एक वीडियो टेप वायरल हुआ था जिसमें हंगामा मच गया था। और उस वीडियो टेप के बाद संजय जोशी अचानक नेपथ्य में चले गए थे। लगभग 15 साल बाद संजय जोशी का नाम आना राजनीतिक चिंतकों के लिए चौंकाने वाला। लोग ये कयास लगाने लगे कि क्या संघ संजय जोशी, जो घोषित रूप से नरेंद्र मोदी के समर्थक तो नहीं है, उनको भाजपा की कमान दे दी जाएगी? और अगर संजय जोशी का नाम आ गया तो फिर पार्टी पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पकड़ का क्या होगा? और यहां से वो प्रश्न उठने शुरू हुए जो पिछले 2 महीनों से भारतीय राजनीति को मथ रहे हैं। संजय जोशी के बाद कई और नाम आए। शिवराज सिंह चौहान पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, मध्य प्रदेश के लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम भी आया। और लेकिन खास बात इन नामों में क्या कॉमन थी? ये सारे नाम वो नाम थे जो नरेंद्र मोदी की पहली पसंद नहीं है। वसुंधरा राजे से उनकी तलखी नहीं छिपी है। शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद छोड़ के आना पड़ा। केंद्र में मंत्री जरूर बने, लेकिन मुख्यमंत्री का पद छोड़ के आए, तो वो भी बहुत सहज नहीं। दूसरी तरफ शाह मोदी खेमा भी अपनी गोटियां खेल रहा था। कई नाम उछले जिनमें धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, अनुराग ठाकुर तक का नाम। यानी कि यह जाहिर था कि संघ की पहली पसंद मोदी की पहली पसंद नहीं है या कतई नापसंद है। और कॉम्प्रोमाइज करने वाले नाम जिनके बारे में चर्चा हुई, जैसे नितिन गडकरी, वो भी नरेंद्र मोदी की पसंद कतई नहीं। ऐसे हालात में संघर्ष तो होना ही था। और फिर चर्चा यहां तक हुई, तमाम बैठकों के बावजूद जेपी नड्डा नागपुर गए, दिल्ली में बैठकें चल रही थी, लेकिन फैसला कुछ नहीं हो पा रहा था। तो एक फिलर आया कि नरेंद्र मोदी संघ मुख्यालय जाने वाले हैं अपने प्रधानमंत्रित्व काल में पहली बार। वो नागपुर और संघ मुख्यालय जाएंगे, एक कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन करना वजह थी, लेकिन सबकी आंखें इस पे लगी थी कि क्या संघ नरेंद्र मोदी को बता देगा कि अगला अध्यक्ष कौन है। लेकिन यहां भी खेल दूसरा ही हुआ। नरेंद्र मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकातें तो हुई, 4 घंटे मोदी नागपुर में रहे, ये सब कुछ ठीक, लेकिन बंद कमरे में कोई मुलाकात नहीं। ऐसा कोई समय नहीं आया जब मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी की चर्चा भारतीय जनता पार्टी के नए मुखिया के नाम पर हो। वहां मौजूद सूत्रों का यह कहना है कि राजनीतिक चर्चा तो हुई ही नहीं। तो साहब 30 मार्च का दिन भी ऐसे ही बीत गया। लेकिन राजनीति ही क्या, जो सब कुछ सामने दिखाई दे।
राजनीति तो पर्दे के पीछे ही होती है और यही हुआ। भारतीय जनता पार्टी के बहुत मजबूत सूत्रों का यह कहना है कि नरेंद्र मोदी कतई वो नाम नहीं स्वीकार करने जा रहे हैं जो संघ उनसे कहेगा, और वो सारी बातें सुन रहे हैं, लेकिन अंततः एक ऐसा नाम आएगा जो संघ से तो निकला है लेकिन राजनीतिक रूप से बहुत ताकतवर नहीं रहा। हां, परिस्थितियों वश बड़े पदों की जिम्मेदारी भी मिली, बावजूद उसके अकेले दम पर ना सरकार बनाने की ताकत और ना ही पार्टी में बगावत करने का इतिहास। और फिर ये बात वहां जाके टिकी हुई है कि 10 अप्रैल को जब सारे संगठन मंत्रियों, सारे प्रदेश अध्यक्षों, सारे मुख्यमंत्रियों को दिल्ली बुलाया गया है, तो वो कौन सा नाम होगा? हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना है, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की बात मैं कर रहा हूं, उनका यह भी कहना है कि 5 या 6 तारीख के आसपास यह नाम सामने आ जाएगा। तो संघ की बात नहीं मानेंगे मोदी? अगर नहीं मानेंगे तो संघ की नाराजगी झेलेंगे मोदी? अब यहां से कहानी में एक दूसरी समझदारी। नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत आरएसएस में समकालीन है, और अगर संघ के सेवा के दिनों की बात की जाए या गिनती की जाए तो नरेंद्र मोदी मोहन भागवत से सीनियर है। नरेंद्र मोदी राजनीति में आ गए, पार्टी में आ गए, मोहन भागवत नहीं आए। नतीजा ये हुआ कि मोदी प्रधानमंत्री बने और भागवत संघ प्रमुख। लेकिन नरेंद्र मोदी मोहन भागवत के पद के दबाव को मंजूर करेंगे? ये वो प्रश्न है जो इसका जवाब मिलेगा जहां से कि भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा। नरेंद्र मोदी अगर कोई एक ऐसा नाम सामने ला देते हैं जिस पे संघ स्वीकार भले ना करे लेकिन अस्वीकार भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो नॉर्म्स हैं, जो नियम हैं, संघ का स्वयंसेवक होना चाहिए, वो भी हो, और जो नाम है कि वो पार्टी संगठन का अनुभव हो, वो भी। लेकिन वो व्यक्ति नरेंद्र मोदी का खास हो सकता है, संघ प्रमुख का नहीं। ऐसी स्थिति में राजनीतिक पंडित कयास तो लगा रहे हैं, लेकिन एक बात तय है कि नरेंद्र मोदी ऐसा करेंगे तो एक बड़ा मजबूत संदेश देंगे वो देश को, और वो संदेश ये होगा कि संघ का प्रभुत्व भारतीय जनता पार्टी पर अब नहीं रहा। यह एक संदेश पूरे देश की राजनीति, संघ और भाजपा के अंतर संबंध सबको बदल के रख देगा। पत्रकार भविष्यवक्ता नहीं होता है, और किसी को यह गलतफहमी भी नहीं होनी चाहिए कि भविष्य, और खासतौर से राजनीतिक मामलों में, वो भविष्यवाणी कर सकता है, तो मैं भी नहीं करूंगा। लेकिन 2 संकेत, 2 नाम आपके सामने छोड़ के जा रहा हूं। क्या वो नाम मनोहर खट्टर होंगे, या फिर वो नाम ऐसे विषम परिस्थितियों के चैंपियन राजनाथ सिंह होंगे? राजनाथ सिंह की क्षमता ज्यादा बड़ी है, राजनाथ सिंह का इतिहास ज्यादा बड़ा है, और राजनाथ सिंह के जरिए संघ भी बहुत नाराज नहीं होगा और
भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी का प्रभुत्व कायम रहेगा, यह भी सच है। लेकिन कहने वाले तो यह भी कह रहे हैं कि इसके पीछे एक तीसरी गणित है, और वो गणित है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश से आने वाला एक ठाकुर नेता अगर भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है तो क्या दूसरा मजबूत ठाकुर नेता प्रदेश का मुख्यमंत्री रहेगा? क्या जातीय समीकरणों में उलझी राजनीति इस कॉम्बिनेशन को स्वीकार करेगी? और अगर नहीं तो फिर उत्तर प्रदेश में बदलाव की जो अफवाहबाजी चल रही है, जो कयास चल रहे हैं, क्या वो वाकई सच है? आज के लिए बस इतना ही। बात कुल इतनी है कि नरेंद्र मोदी संघ को चुनौती देने जा रहे हैं, ये तय मानिए। नमस्कार, धन्यवाद।